हेलो दोस्तों। तो पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं अपन नीट वाली। उसके अंदर हम जेनेटिक्स के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। अब जेनेटिक्स से देखो काफ़ी सवाल आते हैं और समझने का टॉपिक है काफ़ी, मतलब ऐसे इजीली आप डायरेक्ट स्टेटमेंट को पढ़ के ऐसे औरों में डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसे यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अपन थोड़ा बहुत क्वेश्चन किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। जैसे कुछ नीट 2022 से स्टार्ट करते हैं, 22 से 25 के हम एक बार कर लेते हैं और उससे पहले के एक बार अलग से कर लेंगे। तो दो पार्ट्स में हम इनको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गिवन बिलो स्टेटमेंट्स आर। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है कि सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। तो आप बताओ, सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल है चलेगा, पर हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है तो गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इन्होंने क्या कर दिया, रॉन्ग। तो अपने लिए आसान हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सेकंड है, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। तो ये बिल्कुल ठीक है। ये सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी दिक्कत आती है हीमोग्लोबिन चेन में। बीटा चेन के अंदर आपने देखा होगा 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। तो ये भी ब्लड से, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है और इसमें भी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती टाइम पे, तो ये भी ब्लड से रिलेटेड है। दोनों ब्लड से रिलेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, कि सेकंड वाला ट्रू है और फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। दूसरा द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। अभी सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज की थी? तो सट्टन एंड बोवेरी ने। थॉमस हंट मॉर्गन ने तो किसको दिया था, लिंकेज को। तो लिंकेज हुई है आपकी, क्रॉसिंग ओवर हुई है, सब किसने डिस्कवर किए थे? थॉमस हंट मॉर्गन ने। और मेंडल को आप जानते हो, रॉड ब्राउन को जानते ही हो। मेंडल तो फादर है किसका, जेनेटिक्स का। आगे अगर अपन चलें तो पूछा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी विद येलो एंड इन्फ्लेटेड पोड इन डायहैब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंटल इन्वॉल्विंग पी प्लांट विद ग्रीन कलर्ड इन्फ्लेटेड पोड एंड येलो कलर्ड कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड। अब देखो उसने क्या कहा है, क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले आपसे कहा है कि आप येलो और इन्फ्लेटेड पोड का रेशियो बताओ, येलो एंड इन्फ्लेटेड। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पोड के लिए ये करेक्टर रिसेसिव डोमिनेंट में से क्या है। तो देखो येलो वाला इसमें रिसेसिव है, इन्फ्लेटेड इसमें डोमिनेंट है। और उसने क्रॉस किस किस, और ये कहाँ का पूछा है इसने, F2 का। और क्रॉस किस किस के बीच में करवाया है? तो सबसे पहला है ग्रीन एंड, ये तो ग्रीन है और इन्फ्लेटेड है। ग्रीन इन्फ्लेटेड का क्रॉस करवाया उसने किसके साथ? तो ग्रीन इन्फ्लेटेड का क्रॉस करवाया उसने येलो और कॉन्स्ट्रिक्टेड के साथ। अब मैं इनका जीनोटाइप लिखता हूं। देखो आप बताओ, ग्रीन जो है इसको आप डोमिनेंट मान रहे हो, तो कैपिटल वाई मान लेता हूं मैं, तो कैपिटल वाई हो गया। इन्फ्लेटेड है मतलब राउंड है, ऐसे मान लेता हूं, ये राउंड है। येलो हमने रिसेसिव माना है, इसको स्मॉल वाई मान रहा हूं मैं, और कॉन्स्ट्रिक्टेड को मैं स्मॉल आर मान रहा हूं, ऐसे मान लेते हैं अपन। आप बताओ, ये डोमिनेंट वाले लिख दिए मैंने, ये रिसेसिव वाले, इनको ऊपर से आप कंपेयर कर सकते हो। अब ये F1 इनसे जब बनेगा तो F1 तो ऐसा ही बनेगा। F1 कैसा बनेगा? F1 ऐसे बनेगा, ग्रीन, ये ग्रीन रहेगा, ये इन्फ्लेटेड रहेगा। इसकी आप सेल्फिंग करा दो। तो F1 की सेल्फिंग कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर की सेल्फिंग होगी, तब जाके F2 आएगा। देखो सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस कराया तो F1 आ गया, ये F1 था। F1 की आपने सेल्फिंग कराई तो F1 की सेल्फिंग से F2 आएगा, और F2 में आपको ऐसे प्लांट बताने हैं। तो आप बताओ, F1 की आप जब सेल्फिंग कराओगे तो F1 की सेल्फिंग पर प्लांट आएंगे टोटल 16, क्योंकि ये डाइहाइब्रिड है। और इन 16 में से आपको बताना है ऐसे कितने हैं। तो आपको इस पूरे झमेले में नहीं पड़ना, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ ये वाला डोमिनेंट है या रिसेसिव है? रिसेसिव है। तो डोमिनेंट रिसेसिव का रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है 3:1, और ये डाइहाइब्रिड है। और ध्यान रखना, डाइहाइब्रिड, एक डाइहाइब्रिड दो मोनोहाइब्रिड का मल्टीप्लिकेशन है। तो आप बताओ येलो के लिए मैं कितने लिखूंगा? 1/4। 1/4 में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये रिसेसिव है, रिसेसिव होता है 1 और डोमिनेंट होते हैं 3। तो डोमिनेंट होता तो मैं लिखता 3/4, और रिसेसिव है तो मैं क्या लिख रहा हूं? 1/4। इधर बताओ इन्फ्लेटेड क्या है? डोमिनेंट। तो डोमिनेंट के लिए क्या लिखूंगा मैं? 3/4। तो टोटल कितना आ गया बताओ? 3/16। आपसे परसेंट पूछा है, तो बताओ मैं कितना लिखूंगा इसमें? 3/16। तो 3/16 टोटल हो गया अपने पास, और इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बताओ आप? ये 16 से इसको मल्टीप्लाई करो आप तो 6 के आसपास,
और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 18 के आसपास, तो अपना आंसर आ जाएगा 18.75। अब देखो यहाँ मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। देखो जैसे मान लो आपसे कोई भी जीनोटाइप लिखा है, जैसे अभी अपने लिखा था कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर आपसे पूछा ये बताओ डायहाइब्रिड क्रॉस है, पहले आप इसको मोनोहाइब्रिड में तोड़ लो। पहले आपसे जो भी क्रॉस करवाया जाए आप इसके बेसिस पे डिसीजन, इन दोनों में क्रॉस कराओ। तो देखो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप का रेशियो आता है 3:1 और जीनोटाइप का आता है 3:1:1। इसके बेसिस पे सारे डिसीजन लो। अगर मान लो इसको देखे ना ये भी मोनोहाइब्रिड है, इसमें भी वही 3:1:1 आएंगे। अगर मान लो ये ना देखे वो कुछ और देता है यहाँ पे, जैसे यहाँ देता हो कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू स्मॉल वाई, मान लो ये लिख देता यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे लिख देता और ये वाला यहाँ पे लिख देता, तो जब मैं इनको दोनों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लिखता तो मुझे ऐसे लिखना पड़ता। अब बताओ ये तो टेस्ट क्रॉस हो गया, इसको आप क्रॉस करा के देखो तो रेशियो आएगा 1:1, यही फिनोटाइप का आएगा, यही जीनोटाइप का आएगा। तो जैसे मैंने आपको वहां अभी 3/4 1/4 लिख रहा था, वैसे इसके लिए हमको 1/2 1/2 लिखना पड़ेगा। तो इस बार रेशियो यहाँ से आएगा। तो आपको क्या करना है कि जैसा क्रॉस दे रखा है उसको आप 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दो मोनोहाइब्रिड में, और मोनोहाइब्रिड में डिवाइड करने के बाद जैसा आपका क्रॉस है वैसे रेशियो यूज करो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन में यूज करके बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल गर्ल है और उसकी मदर कैसी है, हीमोफिलिक। देखो गर्ल नॉर्मल है, मदर हीमोफिलिक है। मदर हीमोफिलिक है तो मदर ऐसी रही होगी। अगर मदर ऐसी रही है एक XS तो पक्का फीमेल में जाएगा और एक X आएगा फादर से, तो फीमेल का जीनोटाइप ये हो गया कैरियर। तो जो फीमेल है उसका जीनोटाइप हमारे पास आ गया, ये कैरियर है, क्योंकि इसकी मदर हीमोफिलिक थी तो एक XS यहाँ से आ गया, फादर नॉर्मल था तो एक X नॉर्मल आया है। आगे लिखा हुआ है इसने शादी की है एक मेल से जो जिसके परिवार में कोई एंसेस्ट्रल हिस्ट्री नहीं है किसकी हीमोफिलिया की, मतलब उसकी फैमिली में कोई हीमोफिलिक नहीं है। इसका मतलब जिससे इसने शादी की है वो मेल एकदम नॉर्मल है, XY वाला। अब उसने कहा है इसके बेसिस पे आप इन डिसीजंस को लो। तो पहले क्या है, हम इनके बच्चे करवा देते हैं ताकि इन बच्चों के बारे में पूछेगा ज़्यादा ज़्यादा। तो देखो इसके इस XH से दोनों के साथ होंगे तो XH और X और XH और Y, इससे तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हमने बना दिए। दूसरे वाले X से देखें तो क्या होगा, एक X और एक XY, तो 4 तरह के बच्चे होंगे इनके अंदर। बच्चे 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर 4 तरह के होंगे, इनमें से कोई टाइप निकलेगा बच्चे का। अब इसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोफिलिक डॉटर सन एंड हीमोफिलिक डॉटर एंड सन है, हीमोफिलिक डॉटर एंड हीमोफिलिक सन। आप बताओ हीमोफिलिक डॉटर हीमोफिलिक सन पॉसिबल है क्या? तो देखो हीमोफिलिक सन हो सकता है, हीमोफिलिक सन हो सकता है ये रहा, पर हीमोफिलिक डॉटर पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर। आप बताओ हीमोफिलिक सन है और कैरियर डॉटर ये रही फर्स्ट नंबर सही लिखे, तो ये कैरियर डॉटर है, तो ये बिल्कुल सही है। हीमोफिलिक सन हो सकता है, कैरियर डॉटर हो सकती है, दिख रहा है हमको साफ। दूसरा कह रहा है नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल सन। तो देखो नॉर्मल डॉटर नॉर्मल सन भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। आगे कह रहा है नॉर्मल सन एंड हीमोफिलिक डॉटर। तो देखो हीमोफिलिक डॉटर इनमें कहीं भी पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हीमोफिलिक डॉटर नहीं हो सकती, हीमोफिलिक हो सकता है इसमें मेल बस। डॉटर कैरियर मैक्सिमम पॉसिबल है इस क्रॉस से, तो ये फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। तो अपने आंसर हो जाएंगे बी और सी, इसके हिसाब से पॉसिबल यही है, बी और सी सेकंड आंसर हो जाएगा अपना। सिंपल सा सवाल था। आगे कह रहा है एक फीमेल इंडिविजुअल है और इसके स्मॉल राउंड हेड है, फरोड टंग है और पार्सली ओपन माउथ है, ब्रॉड पाम क्रीज है। अब बताओ ये सारे करेक्टर साइकोमोटर डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड हो रखा है, ये सारे करेक्टर्स आपने कहाँ पढ़े हैं? ये सारे करेक्टर्स पढ़े हैं आपने डाउन सिंड्रोम में। और डाउन सिंड्रोम जो है इसमें क्या होती है, ट्राइसोमी होती है 21st क्रोमोजोम की। इसका मतलब इस पर्सन के अंदर 21st क्रोमोजोम की कितनी कॉपी मिलती हैं? 3। 2 तो नॉर्मल होती हैं और एक एक्स्ट्रा होती है, और एक्स्ट्रा वाले की वजह से इसका नाम क्या रख दिया हमने, ट्राइसोमी 2n+1। तो ट्राइसोमी किस में? डाउन सिंड्रोम में। आंसर जाएगा इसका 4th, तो इसका 4th आंसर करेक्ट हो गया। तो आपको सिम्टम्स देके सिंड्रोम का नाम पूछा है, ये याद रखना। ये बताओ ये तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ये बताओ 45X0 के साथ ये कौन सा? टर्नर, ये टर्नर सिंड्रोम है, और ये सुपरमेल है।
या इसको जैकब सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये सुपर मेल हो गया, ठीक बात। तो आगे पूछा है आपसे, कलर ब्लाइंड फीमेल है और उसने शादी की है एक मैन के साथ जिसकी मदर कैसी थी, कलर ब्लाइंड। आप बताओ एक कलर ब्लाइंड फीमेल है तो फीमेल ये रही एक्सी, और इसने शादी कर ली किसके साथ बताओ, एक मेल के साथ। और मेल की क्या बता रखी है कि मेल की मदर जो है वो हीमोफिलिक है और कलर ब्लाइंड है। बताओ मेल की मदर कलर ब्लाइंड है तो मदर का जीनोटाइप ये रहा होगा, और मेल के पास जो एक्स वाई आता है ये एक एक्स मदर से आता है पक्का। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, XCY। अब पूछा है इसमें कि इनके बच्चों के अंदर कलर ब्लाइंडनेस का चांस बताओ। अब आप इसको देख के मेरे को यूं बताओ, क्या इनका कोई बच्चा नॉर्मल होगा। देखो ये फीमेल है तो इसमें से एक एक्स तो लड़के में जाएगा ही जाएगा, वाई इधर से आएगा, लड़के सारे के सारे कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड। अगर आप फीमेल की बात करो तो एक एक्स इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, तो ये सारी फीमेल भी कैसी होंगी इसकी, कलर ब्लाइंड। तो चाहे लड़का हो या लड़की, इनमें कोई भी बचने वाला नहीं है, 100% कलर ब्लाइंडनेस मिलेगी आपको बच्चों के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा 4th। अगला, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन मैप। इसने वो कहा है कि एक क्रोमोसोम पर जीन के बीच की डिस्टेंस जो होती है इसको मेजर करते हैं हम क्रॉसिंग ओवर के फॉर्म में। मतलब इस डिस्टेंस से हम बता सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा या कम। ऐसे याद रखना, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर जीन के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनके बीच में होने वाले क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी ज़्यादा हैं, मतलब रिकॉम्बिनेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, लिंकेज के चांसेस कम है। आगे लिखा हुआ है ये पोजीशन, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, अल्फ्रेड स्टर्टीमेंट ने। ये आपको याद रखना है, अल्फ्रेड स्टर्टीमेंट ने सबसे पहले किसके बारे में बताया था, इस डिस्टेंस के बारे में, और इसने उसको बोला था सेंटीमॉर्गन की फॉर्म में इसने इसको बताया था, या मैप यूनिट में इसने इसको बताया था। तो इसकी यूनिट बताई थी इसने, मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन बताई थी, क्योंकि ये मॉर्गन का स्टूडेंट था। आगे, द फिनोमेना ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म। अब आपको प्लियोट्रॉपी को रेफर बताना है, क्या है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट देखें, एक ठीक होगा इनमें से। प्लियोट्रॉपी कह रहा है प्रेजेंस ऑफ 2 अलील ईच ऑफ 2 जीन्स कंट्रोलिंग अ सिंगल ट्रेट। मतलब ये कह रहा है एक जो जीन है उसके 2 अलील्स प्रेजेंट हैं, या प्रेजेंस ऑफ 2 अलील ईच ऑफ 2 जीन्स कंट्रोलिंग अ सिंगल ट्रेट। मतलब एक ट्रेट को कंट्रोल करने वाले 2 जीन बता रखे हैं इसमें। प्लियोट्रॉपी क्या होती है पहले ये सुनो आप। इसमें क्या होता है, एक जीन है, जीन कितना है, एक, और इसके इफेक्ट कितने हैं, एक से ज़्यादा। इसके इफेक्ट फिनोटाइप ही एक से ज़्यादा फिनोटाइप को अफेक्ट कर रहा है, ये है प्लियोट्रॉपी। ऐसा ऑप्शन ढूंढना है उनको। अब इसमें दूसरे में वही लिख दिया जो हम चाह रहे थे, एक सिंगल जीन अफेक्ट मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसमें लिख दिया मोर देन 2 जीन्स अफेक्टिंग सिंगल करेक्टर, एक से ज़्यादा जीन सिंगल करेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं, ये तो क्या होगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये तो पॉलीजेनिक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर करेक्टर एक है, फिनोटाइप एक है, और उसको जीन एक से ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं तो ये तो पॉलीजेनिक है, और अगर जीन एक है मल्टीपल करेक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है, ये प्लियोट्रॉपी है। तो प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दोनों में क्लियर हुआ। आगे लिख रहा है प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन, ये है मल्टीपल एलीलिज्म। तो देखो तीनों डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं आपसे। एक सिंगल जीन के 2 से ज़्यादा अगर एलील है तो मल्टीपल एलील है। एक करेक्टर है और उसके एक से ज़्यादा जीन उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। और अगर एक जीन है और उसके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लियोट्रॉपिज्म हो जाएगा। तो तीनों डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, तो इनका ध्यान रखना है एक बार। अगला देखते हैं। अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सीधा आपसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पूछा है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो जीनोटाइप है वो होता है 44 + XXY, ये आपको याद रखना है। और ये ऐसा कुछ इसमें लिख रहा हो, देखे थे हम क्लाइनफेल्टर से रिलेटेड क्या है। देखो इसमें नाम में आ रहा है कि इसको सबसे पहले लैंगडम डाउन ने डिस्कवर किया था, डाउन सिंड्रोम के लिए गलत हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। आगे लिखा है सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, ये बिल्कुल सही है। तो देखो एक बात और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, अगर आपसे पूछे क्लाइनफेल्टर के बारे में कुछ बताओ तो आप बताना कि क्लाइनफेल्टर जो है ये मेल के अंदर होने वाला डिसऑर्डर है। आपसे पूछे टर्नर के बारे में बताओ, टर्नर फीमेल के अंदर होने वाला डिसऑर्डर है। और टर्नर वाले को आप मेन क्या मानोगे, फीमेल मानोगे, और क्लाइनफेल्टर वाले को मेन क्या मानोगे, मेल।
तो क्लाइनफेल्टर था तो मेल, पर उसमें कौन से डेवलप हो गए करेक्टर, फीमेल वाले। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेटर, ये बताओ, ये तो क्लाइनफेल्टर तो मेल जैसा है, तो इसकी तो हाइट ठीक होती है, तो ये गलत हो गया। ये टर्नर के लिए ठीक था या डाउन सिंड्रोम के लिए ठीक था, इस मानो। आगे कह रहा है फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ये भी किसके लिए है, डाउन सिंड्रोम के लिए। तो अपने पास में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, बी। इसमें एक स्टेटमेंट और है, ई थोड़ा सा यहाँ पोस्टपोन हो गया, देख लेना इसको। ई कह रहा है सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ई वाला बिल्कुल ठीक है, ई वाला बिल्कुल ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल स्टेराइल होंगे तो देखो, चाहे क्लाइनफेल्टर हो या टर्नर हो, दोनों के दोनों स्टेराइल हैं। तो क्लाइनफेल्टर वाला भी स्टेराइल है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी एंड ई ओनली। इसको ध्यान रखना। इसमें सही पूछा है ना, इनकरेक्ट थोड़ी पूछा है, राइट पूछा है, करेक्ट पूछा है। आगे पूछा है ब्रॉड पाम विद सिंग। अब देखो आप क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाया नहीं यार, क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब हमको ये देखना है कि एग्जाम में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखो इसमें साफ लिख दिया कि बताओ सिंगल पाम क्रीज है, ब्रॉड पाम है, ये सब किसके करेक्टर बताए थे मैंने आपको, डाउन सिंड्रोम के। डाउन सिंड्रोम ये रहा। डाउन सिंड्रोम में किसकी ट्राइसोमी होती है, 21st क्रोमोसोम की। थैलेसीमिया ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, लीथल भी है। क्लाइनफेल्टर मैंने आपको अभी बताया था 44 + XXY। टर्नर का मैंने आपको अभी बताया था 44 + X0। इसमें टोटल क्रोमोसोम का नंबर 45 है, इसमें टोटल क्रोमोसोम का नंबर 47 है, इसमें भी टोटल क्रोमोसोम का नंबर 47 है, क्योंकि इसमें किसकी ट्राइसोमी हो रही है, 21। अब इसको लिखें इनकी तरह, तो कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे 45 + XX या XY, जो भी लिखेंगे ऐसे। अगला आपसे सीधा पूछा है कि कौन सा सिंबल जो है रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव्स के बीच मैरिज को। अब आपको इन सिंबल्स के बारे में सब एनसीईआरटी में एक जगह सारे सिंबल लिखे हुए हैं। इनमें से जिसमें डबल लाइन आ गई, तो इस डबल लाइन का मतलब ये नहीं है कि 2 बार शादी हो रही है इनकी या मैरिज 2 बार हो रही है। इसका मतलब है मैरिज जो है वो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में है। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये नॉर्मल मैरिज है, बच्चा हो रहा है इनके, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, और ये मैरिज लाइन है। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच करना, मतलब आपको इन दोनों को आपस में। ये तो सिंपल सा सवाल आया है, आपको दोनों को क्या करना है, मैच। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड और उधर फिनोटाइपिक रेशियो। मोनोहाइब्रिड का होता है 3:1, तो ए में आ गया अपने 3rd, तो आंसर तो इससे हो गया, ए में 3rd आ गया। फिर भी हम सबको मैच कर देते हैं। डाईहाइब्रिड में आता है 9:3:1, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आता है 1:1 फिनोटिपिक, और इसमें तो जीनोटिपिक भी यही आता है, और टेस्ट क्रॉस के अंदर आता है 1:1। तो इस पर हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ये तो आपको रेशियो सारे पता ही है। अब आपसे पूछा है कि हेट्रोजाइगस पी प्लांट है और इसके वायलेट फ्लावर्स हैं, और इनको क्रॉस कराया आपने किसके साथ, होमोजाइगस पी प्लांट विद वाइट फ्लावर्स। फ्लावर का कलर दिया कि उसने क्या, वाइट और वायलेट। चलो हम इसको वायलेट फ्लावर को वी से लिख लेते हैं, ये वी है, ये वायलेट फ्लावर है। और इसको किससे क्रॉस कराया इसने, स्मॉल वी से। स्मॉल वी से इसको हम वाइट फ्लावर को क्रॉस करा देते हैं। अब उसने कहा है कि वॉयलेट डोमिनेंट है, पता ही है अपन को, और किसके ऊपर डोमिनेंट है, वाइट के ऊपर। अब इसके बेसिस पे आप कॉम्बिनेशन बताओ, और टोटल कितनी प्रोजेनी बनी थी, 40। इसमें कोई F2 F1 F2 का कोई लफड़ा किया नहीं है। उसने कहा हेट्रोजाइगस पी प्लांट है वॉयलेट फ्लावर्स के लिए, ये हमने गलत लिख दिया है, तो ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, तो इसको हेट्रोजाइगस कर देते, ये लो हेट्रोजाइगस। तो ये हेट्रोजाइगस था, और इसका क्रॉस किससे करा दिया हमने, होमोजाइगस रिसेसिव से, तो ये वाइट हो गया। तो ये तो कैसे लिख दिया मैंने, वाइट, और ये लिख दिया मैंने वायलेट। इनका क्रॉस कराया आपस में, और इसके बेसिस पे कितने टोटल थे, 40। इनमें से कितने होंगे, तो आप बताओ। आप चलो इसको आप पूरा डिटेल में बिल्कुल सॉल्व मत करो। क्या आपको टेस्ट क्रॉस नहीं लग रहा, क्या आपको बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा ये हेट्रोजाइगस है और इसको रिसेसिव से क्रॉस करा दिया। और टेस्ट क्रॉस में चाहे फिनोटिपिक रेशियो हो या जीनोटिपिक रेशियो हो, दोनों कितने आते हैं, 1:1। तो आपको इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करोगे तो ही आना है। तो बताओ इसमें से दोनों 50-50 बनेंगे, मतलब कितने कितने बनेंगे, 20% ही तो बनेंगे, मतलब 50% तो बनेंगे वायलेट, 50% बनेंगे वाइट। तो 20 वायलेट और 20 वाइट, आप क्रॉस करा के देखोगे तो भी यही आएगा। तो देखो वो 3-4 क्रॉस हैं ले देके, उनको आप याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड है, या सारे के सारे टॉल बन रहे हैं, क्या हो रहा है। इसके बेसिस पे हमको पता चला है कि टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस में रेशियो आधे आधे आते हैं, तो 20-20 हो जाएंगे इसमें से। आंसर आ गया सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इन विच डिसऑर्डर
चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन रिजल्टिंग इन चेंज इन ग्लूटामिक एसिड टू वेलिन। अब देखो आप आगे देखो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, कई बार पूछा जाएगा। कौन सा? जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट आता है। तो मैं इनको आपको थोड़ा सा यहाँ बता ही देता हूँ क्या चक्कर है। आप पढ़ोगे कि इसके अंदर GAG की जगह GUG आ जाएगा, जिसकी वजह से ये आ रहा है RNA में, यू लिख रहा हूं तो RNA आया, जिसकी वजह से कोडोन में चेंज आ रहा है। कौन सी पोजीशन की बात हो रही है? 6th। पहले 6th पे ये था, अब 6th पे ये आ जाएगा कोडोन में। बताओ इसकी GAG से क्या बनता था? ग्लूटामिक एसिड। और इससे क्या बन जाएगा? वेलिन। मतलब ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया? वेलिन। मतलब वेलिन जिसमें आ रहा है वो डिफेक्टेड है। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर mRNA के ऊपर कोडोन ये है और उसकी वजह से अमीनो एसिड ये आ रहा है, तो जीन में क्या हुआ होगा? तो अब आपसे चलो, अब तक तो पूछा जा रहा था क्या कि ये GAG और GUG हुआ है, मतलब RNA की बात कर रहा है। अब जीन की पूछ ले तो बताओ जीन के अंदर क्या चेंज हुआ होगा, और जीन की भी कौन सी स्ट्रैंड जिससे mRNA बना है? मतलब टेम्पलेट। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में आपको बता देता हूँ, ये टेम्पलेट है और टेम्पलेट के जस्ट सामने कौन सी स्ट्रैंड होती है? कोडिंग। तो कोडिंग तो mRNA की जैसी होती है, टेम्पलेट से बना। टेम्पलेट के अंदर क्या हुआ होगा? मतलब GAG के सामने क्या लिखूंगा मैं? G के सामने C, A के सामने T, G के सामने C। तो इससे टेम्पलेट स्टैंड में पहले CTC था जिससे ये बना है। और बताओ जब म्यूटेशन हो गया तो CTC की जगह क्या हुआ है? तो ये वाला हुआ है। इसमें क्या हुआ है? C, U के सामने क्या आएगा? A, और क्या आ गया? C, CAC हुआ है। तो क्वेश्चन आ जाए कि अगर मान लो आपसे पूछे कि इसकी mRNA वाले कोडोन वाले सीक्वेंस में ये चेंज आया है, तो जीन वाली टेम्पलेट स्टैंड में क्या चेंज आया होगा? तो ये चेंज आया होगा। और वो पूछे कि टेम्पलेट स्टैंड के अलावा कोडिंग स्टैंड में क्या आया होगा? तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो है, तो इसमें तो यही GAG आएगा। आप कॉम्प्लीमेंट्री बना के देख लो, इसमें आएगा GTG। और TG क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ यूरेसिल की जगह थायमिन होता है, A के सामने यहाँ T आएगा। तो ये सारा मैंने आपको किसके बारे में बता दिया? सिकल सेल एनीमिया में कौन से स्ट्रैंड में क्या हो रखा है सब। इसको आप दोबारा देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये तो था mRNA वाला, ये अमीनो एसिड्स, ये पोजीशन बता दी मैंने आपको। टेम्पलेट स्टैंड पे क्या होगा वो बता दिया, कोडिंग वाला बता दिया। इसका आंसर आएगा सिकल सेल एनीमिया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सर्टेन प्लांट होमोजाइगस हैं येलो सीड्स एंड रेड फ्लावर्स के लिए। येलो सीड और रेड फ्लावर्स के लिए क्या है? होमोजाइगस। और इसका क्रॉस कराया है किसके साथ? होमोजाइगस फॉर ग्रीन सीड एंड व्हाइट फ्लावर्स। तो देख लिख देता हूं मैं एक बार आपको। येलो फ्लावर्स डोमिनेंट करेक्टर है और येलो सीड्स डोमिनेंट करेक्टर है, उसके लिए होमोजाइगस लिख दिया इसने। रेड फ्लावर्स भी होमोजाइगस था, ये लिख दिया रेड फ्लावर्स। फिर इसने लिखा है इसका क्रॉस कराया पी प्लांट के साथ, होमोजाइगस तो है ग्रीन सीड्स के लिए, तो होमोजाइगस है ग्रीन सीड्स के लिए स्मॉल वाई लिख दिया मैंने, और व्हाइट फ्लावर्स के लिए स्मॉल आर लिख दिया। अब वो कह रहा है F1 में कैसे फ्लावर मिल रहे हैं आपको? येलो और पिंक। तो जीनोटाइप हम लिख ही सकते हैं, ये जीनोटाइप आएगा। तो येलो और पिंक बताया, अब इसने इसको पिंक बताया, ध्यान रखना। इसको क्या बताया उसने? पिंक। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो कहता हूँ इस साल ही नीट में रिपीट हो सकता है। ध्यान से इसको सॉल्व करना है, और इससे इसके बेसिस पे या इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। आप देखो, इसको बताया उसने रेड, इसको बताया उसने व्हाइट, और इसको बता दिया उसने पिंक। इसको बताया उसने येलो, इसको बताया उसने ग्रीन, और इसको वापस येलो बताया उसने। अब आप इसको देख के मेरे को सिर्फ इतना बता दो, जब येलो और ग्रीन का क्रॉस कराया और येलो ही आया, इसका मतलब यहां तो सीधा सीधा वो डोमिनेंस वाला रूल लगा रहा है। पर उसने देखो यहाँ रेड का व्हाइट से क्रॉस करा के पिंक फ्लावर लाया है, मतलब यहाँ डोमिनेंस नहीं हो रही, यहाँ हो रही इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला रूल लगेगा। देखते हैं, अभी क्रॉस करते हैं। फिर उसने कहा इस F1 की उसने सेल्फिंग करा दी है, और F1 की सेल्फिंग के बाद कौन सी प्रोजेनी मिली है? F2। और F2 के बेसिस पे आपसे पूछा है कितने टाइप के फिनोटाइप मिलेंगे। आपसे पूरा डिटेल में क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करवाया, आपसे सिर्फ इतना कहा फिनोटाइप का टाइप बता दो। मैं आपको बताता हूँ, अभी देखो इसकी सेल्फिंग कराई इसने, तो इसका ही क्या करा दी इसने? सेल्फिंग। मैंने आपको वापस पहले बताया हुआ है कि आप इस क्रॉस को तोड़ लिया करो दो हिस्सों में, तो मैं इस क्रॉस को प्रॉपर दो हिस्सों में तोड़ के बताता हूँ। पहले मैं आपको येलो ग्रीन वाला क्रॉस लिखता हूँ। देखो एक क्रॉस तो करा रखा है इसने ये वाला, एक क्रॉस तो इसमें ये हो रखा, ये रहा। दूसरा क्रॉस ये रहा, दूसरा करा रखा है इसने RR का क्रॉस RR से। आपको मैंने पहले ही सिखा दिया कि जैसा क्रॉस में आपसे पूछे वैसा ही फॉलो करो।
आप ये कह सकते हो कि ये दो क्रॉस का मिक्सचर है। आप बताओ इसमें डोमिनेंस फॉलो करवा रहा है, आपसे पूछा क्या उसने, फिनोटाइप। बताओ डोमिनेंस जब ये मोनोहाइब्रिड का क्रॉस कराते हैं तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना आता है, 3:1। जब डोमिनेंस वाला रूल फॉलो हो रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, तो उसमें फिनोटाइप का रेशियो कौन सा होता है, 3:1। और बताओ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले में क्या होगा, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और ये डोमिनेंस है, डोमिनेंस में 3:1 आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने पढ़ा है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों ही आते हैं 1:1। फिनोटिपिक भी कितना आएगा, 1:1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपसे रेशियो पूछता तो हम रेशियो भी लिख देते। रेशियो क्या था, 3 को एक बार से मल्टीप्लाई करते, 1 को इससे मल्टीप्लाई करते, तो रेशियो क्या था, 3, 6, 3 और 1, 2, 1। पर आपसे तो टाइप पूछा है, तो बताओ टाइप कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 टाइप के जीनोटाइप हमको मिलेंगे इसमें। आंसर वो फिनोटाइप मिलेंगे, सॉरी, आंसर जाएगा 4th। अब आप कहोगे सर इसमें आप थोड़ा और डिटेलिंग कर दो, इसमें जीनोटाइप पूछ लेता तो मेरे को इसमें भी 1:1 लिखना पड़ता और इसमें भी 1:1 लिखना पड़ता। अगर ये दोनों ही डोमिनेंस वाले होते तो इसमें भी 3:1 और इसमें भी 3:1 मल्टीप्लाई करता, 4 टाइप के आते और रेशियो आता 9:3:1। तो वो 4 टाइप के फिनोटाइप थे। ऐसे आप क्रॉस करके निकाल सकते हो, मैंने रेशियो तक बता दिया। ये ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन नीट में भी पहले आया हुआ है और दोबारा भी आ सकता है। आगे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिकल सेल एनीमिया, मतलब आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला कह रहा है देयर इज ए चेंज इन जीन फॉर बीटा ग्लोबिन, सही बात है, जीन में चेंज आता है, तो पहला ठीक है। आगे कह रहा है इन द बीटा ग्लोबिन देयर इज ए वैलिन इन द प्लेस ऑफ लाइसिन, ये गलत हो गया, लाइसिन नहीं ग्लूटामिक एसिड जाएगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको अभी बताया GAG की जगह आया GUG, और जीन में क्या चेंज आया था, अभी हमने पढ़ा था, G के सामने क्या लिखेंगे, C, T और C। इसके सामने क्या आ रहा था, G के सामने C, GAG था, CTC था, उसकी जगह GUG हो गया तो CAC हो गया। ये चेंजेस आ रहे थे। तो बताओ जीन के अंदर क्या एक ही बेस में चेंज आ रहा है, और एक बेस में चेंज आता है, उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है इन द नॉर्मल जीन U इज रिप्लेस्ड बाय A। आप बताओ नॉर्मल जीन के अंदर क्या, अब देखो बहुत अच्छा सवाल है ये भी, और बहुत अच्छा स्टेटमेंट, यहां से फंसाने वाला स्टेटमेंट दिया है। ये मैं कह रहा हूं ये ऐसे ही तो मल्टीपल स्टेटमेंट थे, ये सिंगल स्टेटमेंट भी आ सकता है, इतना अच्छा सवाल है। आप बताओ क्या जीन के अंदर CTC किस में कन्वर्ट हुआ है, CAC में। मतलब पहले क्या था, CTC था, और बताओ बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गया, CAC में। मतलब थाइमिन की जगह क्या आया है, एडेनिन आया है। क्या यूरेसिल की जगह एडेनिन आया है क्या, नहीं। यूरेसिल की जगह एडेनिन या यूरेसिल एडेनिन का रेशियो आपको दिखेगा कहां पे, RNA के अंदर, वो भी उल्टा लिख दिया है। तो आप बताओ नॉर्मल जीन के अंदर, तो पहली बात तो यही गलती हुआ, जीन में यू होता ही नहीं है। जीन तो DNA का सेगमेंट होता है, DNA में यूरेसिल नहीं होता, DNA में थाइमिन होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, D गलत है। तो इसमें आपसे पूछा सही कौन सा, सही हो जाएंगे इसमें A एंड C ओनली, 4th आंसर है इसका। ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है ये, और वो दोनों सवाल रिपीट होने के पूरे चांसेस है। अगला आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहां आप ध्यान रखना, डोमिनेंस के लॉ के बेसिस पे आपने को इसमें एक्सप्लेन करना है। और डोमिनेंस के लॉ में 2 लॉ आते हैं, एक तो पेयर्ड फैक्टर वाला, तो पेयर्ड फैक्टर या फैक्टर वाली बात भी इसमें इंक्लूड है, और एक डोमिनेंस वाली बात तो इसमें है ही। तो डोमिनेंस के लॉ में डोमिनेंस वाली बात और पेयर्ड फैक्टर वाली बात दोनों इन्वॉल्व होती है, ध्यान रखना आप। इससे हम देखते हैं इसको। पहला कह रहा है आउट ऑफ 1 पेयर फैक्टर 1 इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव। अगर आप डोमिनेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक डोमिनेंट होगा, अगर 2 डिसिमिलर है तो एक होगा रिसेसिव। दूसरा कह रहा है अलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, बिल्कुल एक्सप्रेशन शो करेगा, डोमिनेंट वाला अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा, तो ये बात गलत हो गई। अगला कह रहा है फैक्टर अकर्स इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे सर इसका डोमिनेंट से क्या मतलब है, भाई डोमिनेंट के रूल से इसका क्या मतलब है? मैंने आपसे कहा था पेयर्ड फैक्टर वाला भी इसमें इंक्लूडेड है, पेयर्ड फैक्टर वाले के हिसाब से ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल पर्टिकुलर कैरेक्टराइज फैक्टर, फैक्टर वाली बात हम इसमें इन्वॉल्व करती है, डोमिनेंस वाले लॉ में फैक्टर वाली बात इन्वॉल्व है, ध्यान रखना। अगला कह रहा था एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में
दो पेरेंट जैसे आपने लिए, जैसे एक टी टी था और एक स्मॉल टी टी था, और इससे बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बताओ इसमें दोनों पेरेंट मिलेंगे, दोनों पेरेंट का करेक्टर शो होगा या एक का, ये टॉल वाले का होगा बस। अगर यहीं ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती तो दोनों में से किसी का ही शो नहीं होता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, कैपिटल आर आर स्मॉल आर आर, इसका क्रॉस से ये बनता है, ये पिंक बनता है, ये रेड था, ये वाइट था, ये पिंक है, तो किसी से मैच नहीं करता है। और बताओ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जगह को डोमिनेंस होता तो को डोमिनेंस में क्या होता है, जो दोनों का ही करेक्टर शो होता है। जैसे आपने सुना होगा रोन कलर, आर आर और आर आर होते ना, तो इसमें आपको यहाँ दिखता ना आर आर, इसमें ये रेड वाले पैचेज भी दिखते और वाइट वाले भी दिखते, तो ये कोडोमिनेंट होता। जैसे ब्लैक और वाइट वाला पैचेज आपने पढ़ा हो, तो देखो कोडोमिनेंस में जो F1 है वो दोनों पेरेंट से रिजेंबल करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में किसी से भी रिजेंबल नहीं करता, और डोमिनेंस में किसी एक पेरेंट से रिजेंबल करता है। दोबारा सुन लो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर किसी से भी रिजेंबल नहीं करता है, को डोमिनेंस में दोनों से, और कंप्लीट डोमिनेंस में किसी एक से। ऐसा वापस भी कोई सवाल आ सकता है, तो आप देख लो इसमें ये वाला भी ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सी ई है क्या कहीं, कौन सा होगा अपना, ए सी डी ई, ये रहा थर्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट है और उसका क्रॉस किया आपने रेड फ्लावर के साथ। तो देखो सबसे पहले तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, इसको ध्यान रखना। स्नैपड्रैगन लिख दिया आपने तो इसका मतलब आपसे बता दिया कि आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस सोच के बात करो। आपसे कहा पिंक कलर का फ्लावर है, ये रहा फ्लावर, पिंक कलर ही लिख दिया हमने। इसको क्रॉस कराया आपने रेड कलर वाले से, ये करा दिया रेड कलर वाले से। और आपसे पूछा है कि क्या फिनोटाइप एक्सपेक्ट करते हो आप किसमें, F1 में F2 में, प्रोजेनी में, कुछ नहीं लिखा प्रोजेनी है, F1 F2 का वैसे ही मतलब नहीं है। आप बताओ प्रोजेनी में कितने टाइप की प्रोजेनी बनेंगे, इससे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा आर, इससे दो टाइप के बन जाएंगे आर और आर। बताओ प्रोजेनी कितने टाइप की बनी, एक तो ऐसे बनेंगे और एक आपके ऐसे बनेंगे। तो सारे के सारे कैसे होंगे, सारे के सारे नहीं, आधे तो कैसे होंगे रेड और आधे कैसे होंगे पिंक। तो 50-50% होंगे, कौन कौन से, रेड और पिंक। देख लो रेड पिंक दोनों मिल जाएंगे, रेड पिंक एज वेल एज वाइट, वाइट का कोई सीन नहीं है, तो ये रहा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक। क्योंकि देखो हम इसका और इसका क्रॉस करा रहे हैं, हम प्रोजेनी बना के देख रहे हैं, तो दो तरह की प्रोजेनी आ रही है, रेड और पिंक दोनों मिलेंगे। आगे कह रहा है ना प्लांट ब्लैक सीड कलर, ये ब्लैक सीड कलर के लिए लिख दिया, इसका मैं बता दिया उसने, ये डोमिनेंट करेक्टर है, ब्लैक के लिए दोनों है, और डोमिनेंट है वाइट पे, वाइट के लिए फिर लिख दिया उसने स्मॉल बी। और फिर कहा आप फाइंड आउट करो जीनोटाइप का ब्लैक सीड प्लांट के जीनोटाइप को फाइंड आउट करना है, कौन से प्लांट के जीनोटाइप के साथ क्रॉस कराओगे। तो इसने इनडायरेक्टली आपसे पूछा क्या है कि टेस्ट क्रॉस कराते टाइम जब आप डोमिनेंट वाले के जीनोटाइप को सर्च करते हो तो किसके साथ क्रॉस कराते हो, तो आप किसको साथ क्रॉस कराते हो, उसको रिसेसिव के साथ। अरे जब आप इनमें से कि भाई ये वाला ब्लैक है ये वाला ब्लैक है कैसे पता करें, तो इसको किसके साथ क्रॉस करा दो आप, रिसेसिव के साथ, और रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते ही रिजल्ट आ जाएगा। बताओ क्या रिजल्ट आता होगा। सो यहाँ मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आप मेरे को बताओ, इसका क्रॉस इसके साथ कराया हमने तो बताओ 50-50 बनेंगे, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस हो गया 1-1, 50 ब्लैक बनेंगे 50 वाइट बनेंगे। इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो सारे के सारे कैसे बनेंगे, ब्लैक, ऑल ब्लैक बनेंगे। तो आप बताओ इसके साथ ही क्रॉस क्यों कराया, क्योंकि ये कभी भी अगले आने वाले प्रोजेनी की फिनोटाइप में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे ही नहीं रहा है। अगर मान लो जो जिसके साथ आप क्रॉस करा रहे हो ऐसा होगा तो इसके हिसाब से फिनोटाइप दिखेगा, और ऐसा होगा तो इसके हिसाब से दिखेगा, मतलब ये तो बिल्कुल न्यूट्रल जैसा हो गया, मतलब ये अफेक्ट नहीं करेगा उसको। अगर इसके पास स्मॉल बी है तो इसमें स्मॉल बी था ही, और इसके पास कैपिटल बी है तो अपने शो कर देगा, इसलिए हम रिसेसिव के साथ कराते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें इतना पूछा था टेस्ट क्रॉस किसके साथ कराते हैं, रिसेसिव, आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला आपसे मैच करवाया लिस्ट को, सबसे पहले लिखा 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो देखो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन किसको बोलते हैं, हम अलील को। ए में हो गया थर्ड, और ए में थर्ड से आंसर ही आ गया, हो गया। फिर भी देखते हैं बी वाला क्या कह रहा है, क्रॉस ऑफ F1 विद होमोजाइगस रिसेसिव, ये टेस्ट क्रॉस होता है। होमोजाइगस रिसेसिव मतलब वो स्मॉल वाला, क्रॉस विद एनी ऑफ पेरेंट का है तो बैक क्रॉस हो गया, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेट इन अ प्लांट ये होती है प्लॉइडी लेवल उसका, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ, वो हम पहले ही टिक कर चुके। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, आपको फॉल्स और ट्रू ढूंढना है इनमें। व्हेन मैनी एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन गवर्न अ कैरेक्टर, मतलब एक
जीन की, जीन एक है, जैसे मान लेते हैं कोई सा भी ABCD, ये जीन है और इसके अलील्स हैं मैनी, मतलब बहुत सारे अलील्स हैं, अलील्स A1 A2 A3, ये इसके अलील्स हो गए, ये कह रहा है। और इसको जब ये तीनों मिलके किसी एक करेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक। अब आप बताओ ये बात ठीक है क्या? और ये इन तीनों की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका था, मैं कह रहा था बार बार पूछी जाएगी। आपसे कहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वो होती है जब एक जीन के मल्टीपल अलील्स एक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पॉलीजेनिक में जीन मल्टीपल होते हैं, अलील नहीं। तो उसमें A B C ऐसे 3 जीन मिलके मान लो किसी एक करेक्टर को क्या करते, कंट्रोल, तब जाके आप इसको क्या बोलते, पॉलीजेनिक। ये तो मल्टीपल एलिलिज्म हो गया, तो ये इसने पॉलीजेनिक और मल्टीपल एलिलिज्म में कंफ्यूज किया है। तो देखो नाम में ही पॉलीजेनिक आया था, जीन मल्टीपल होने चाहिए, अलील नहीं। यहाँ उसने सीधा लिख दिया कि सिंगल जीन है, सिंगल जीन से काम नहीं चलेगा, तो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट करा है इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच अलील एडिटिव, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है तो उसमें हर डोमिनेंट अलील का एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन होता है, हर एक अलील का खुद का कंट्रीब्यूशन है, ये बिल्कुल ठीक है। एडिटिव है मतलब जुड़ने वाला है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड ट्रू है, तो ये गया आपके सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच कर दो लिस्ट को दोनों को। इसमें आपको कुछ एक तरफ एग्जांपल्स दिए हैं, एक तरफ आपको ये 4 प्रोसेस दे दिए। तो आप बताओ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपके पास फेमस एग्जांपल कौन सा है, फ्लावर कलर इन एंडेराइनम मेजस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का आपके पास एग्जांपल है स्किन कलर इन ह्यूमन। प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल आप याद रख लेना, फिनाइल कीटोनूरिया है। और को डोमिनेंस का एग्जांपल है ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। मैं आपको समझाता हूँ, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन में AB ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस का एग्जांपल है। ब्लड ग्रुप आपको कई सारे एग्जांपल सेट कर सकता है, जैसे मैं आपको लिखूँ ना IA I0, तो ये डोमिनेंस का एग्जांपल है, इसमें IA I0 वाले पे डोमिनेंट है। मैं लिखूँ आपको IAIB, तो ये आपके पास को डोमिनेंस का एग्जांपल है। और मैं आपसे पूछूं कि इसके लिए देखो A अलील भी है, O अलील भी है और B भी है, तो ये मल्टीपल एलिज्म का भी एग्जांपल है। तो ये ब्लड ग्रुप में याद रखना, आप ये 3 चीज़ें मिलेंगी आपको। दूसरा फिनाइल कीटोनूरिया में आपको पता ही है, तो ये जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीज हैं ऐसी वाली प्लियोट्रोपी वाली, तो प्लियोट्रोपी में जीन एक खराब हो रहा है, मल्टीपल उसके इफेक्ट आ रहे हैं। जीन कितना खराब हो रहा है, एक, मल्टीपल क्या आ रहे हैं, इफेक्ट, तो वो फिनाइल कीटोनूरिया में ऐसा होता है। बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, इतने सिंड्रोम वगैरह है। आगे लिखा है व्हेन अ टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड। पी प्लांट कैसा है, टॉल और राउंड सीड है उसके, उसको सेल्फिंग किया उसके साथ, किसके साथ, ए टॉल विद राउंड सीड, बी, अच्छा इसमें तो अभी इसने क्वेश्चन पूरा अलग तरीके से पूछा है। इसने कहा है व्हेन अ टॉल प्लांट विद राउंड सीड, भाई इसने क्लियर नहीं किया क्या है, टॉल प्लांट है इसका मुझे पता नहीं आगे क्या है, राउंड सीड है मतलब कैपिटल आ रहा है, आगे पता नहीं क्या है, और इससे इट प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी, इसने प्रोजेनी प्रोड्यूस किया और इसके बेसिस पे हमको आइडिया लगाना है। इसने कहा है कि ये प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है टॉल प्लांट विद राउंड सीड, मतलब इससे प्रोजेनी मिली है आपको टॉल प्लांट वाली और राउंड सीड वाली, एक प्रोजेनी तो ऐसी मिल रही है राउंड सीड। दूसरा कह रहा है इससे दूसरी तरह की प्रोजेनी मिल रही है हमको टॉल प्लांट विद रिंकल सीड, और दूसरी तरह की प्रोजेनी मिल रही है हमको टॉल प्लांट विद रिंकल सीड। अब आप बताओ ये प्लांट का जीनोटाइप कौन सा है, तो आप बताओ क्या प्लांट कभी ड्वार्फ आया क्या, ड्वार्फ तो इसमें नहीं आ रहा। जब आप इसकी सेल्फिंग करोगे T-R-, हमको पता नहीं डैश में क्या है, भाई ये डैश में क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और डैश में ऐसे भी हो सकता है, ये डैश में ऐसे भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, ये 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो हम देखते हैं इसमें से क्या हो सकता है, या और भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। आप बताओ क्या हो सकता है। अगर मान लो मैंने आपसे कहा टॉल ही टॉल बन रहे सारे, सारे क्या बने, टॉल, सेल्फिंग की है और दोनों एक जैसे हैं, तो टॉल ही टॉल तो तब बनेंगे जब दोनों के दोनों कैपिटल T होंगे। जो तोड़ लो 2 टुकड़ों में, दिक्कत आ रही है 2 टुकड़ों में तोड़ के देख लो, भाई इसमें सारे, इसमें भी टॉल बताया इसमें भी टॉल बताया है। अगर मान लो ये ऐसा होता, तो ऐसा होता तो इसमें ड्वार्फ भी आते, तो ऐसा नहीं है, ऐसा है, पक्की बात हो गई है। आप बताओ इधर इसने रिंकल्ड भी लिखा है और राउंड भी लिखा है, अगर मान लो ऐसा होता तो कभी रिंकल्ड आने की पॉसिबिलिटी थी नहीं। अगर ये ऐसा है तो रिंकल आने की पॉसिबिलिटी है, और ऐसा तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसने पहले राउंड कह दिया। तो इसमें से कौन सा चूज करें हम, सेकंड वाला, तो उसको तोड़ के सॉल्व कर लो, तो कौन सा हो गया अपने पास आंसर, ये वाला 4th वाला आंसर हो गया। यानी कैपिटल T है क्योंकि सारे टॉल आ रहे हैं, और स्मॉल r क्यों है, क्योंकि कैपिटल R स्मॉल r क्यों है, क्योंकि हमको यहाँ पे रिंकल्ड भी दिख रहा है।
अगर सिर्फ राउंड दिखती तो हम इसको दोनों को डोमिनेट कर देते। आगे आपसे पूछा है द मदर हैज ए ब्लड ग्रुप, मदर का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव और फादर का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव और चाइल्ड है ए पॉजिटिव। व्हाट कैन बी पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑल थ्री रेस्पेक्टिवली। आपसे पूछा मदर का ब्लड ग्रुप है ए, फादर का है बी और बच्चे का है ए। आप बताओ बच्चे का ए ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं होता अगर फादर का आई बी होता। अगर फादर का ब्लड ग्रुप आई बी होता तो क्या बच्चे का कभी भी ए पॉजिटिव पॉसिबल था? क्योंकि एक बी तो आई फादर की तरफ से आता ही आता, आई बी फादर की तरफ से आता, तो बताओ क्या या तो ए बी होता या बी होता? तो आई बी फादर का पॉसिबल नहीं है। मदर की तरफ से दोनों आई ए पॉसिबल है, मदर की तरफ से आई ए पॉसिबल है, हम इसको सॉल्व करते हैं। मदर की तरफ से आई जीरो भी पॉसिबल है, इसमें कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, अभी पता नहीं चला है, देखते हैं अभी। इसने कहा है क्या ये जीनोटाइप पॉसिबल है? आई बी आई। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, रीड व्हाट कैन बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑल थ्री। मतलब इसमें मदर, फादर और चाइल्ड तीनों का रेस्पेक्टिव पूछा आपसे, तो बच्चे का चाइल्ड का तो इसने पहले ही दे दिया ए पॉजिटिव, तो ये तो कहाँ पॉसिबल है? बच्चे का ए पॉजिटिव है, गलत हो गया। बच्चे का ए पॉजिटिव है यहाँ ठीक है, बच्चे का ए भी यहाँ वैसे ही गलत हो गया। बच्चे का ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव ठीक है, तो दो तो वैसे ही कट गए बच्चे के हिसाब से ही। अगला देखते हैं, मैंने आपसे अभी कहा है फादर का ब्लड ग्रुप आई बी नहीं हो सकता, कहीं लिख रखा है क्या? तो देखो फादर का ब्लड ग्रुप आई बी यहाँ लिख रहा है, इसको काट देते हैं अपन। क्यों? फादर का आई बी होता तो बच्चे का आई ए कभी भी पॉसिबल नहीं था, एक भी तो बच्चे के अंदर आता, ठीक है। तो ये डी वाला कट गया, तो देखो डी वाला कट गया और ए वाला कट गया और सी वाला कट गया, अब बचा बी और ई। तो बी में देखो इधर ए है इधर बी है, बिल्कुल यहाँ पॉसिबल है क्योंकि इधर वाला एक ए इस आई के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा तो ये बन जाएगा, तो ये पॉसिबल है, बी वाला पॉसिबल है। अगर आई ए इसका क्रॉस आप आई जीरो से कराओगे तो इससे बच्चा होगा वो आई जीरो वाला हो सकता है, ऐसा ही लिख रखा है कि बच्चा भी ऐसा हो रहा है, तो बी वाला बिल्कुल पॉसिबल है। और इसमें सिंगल में कोई आंसर ही नहीं है, तो बी और ई आंसर हो गए। फिर भी देखते हैं, तो इससे भी देखो जब ये ए वाला इस जीरो वाले के साथ क्रॉस करेगा तो इसमें भी ये बच्चा आ सकता है, तो मदर के तो दोनों पॉसिबल हैं और फादर का आई पॉसिबल है, तो इसमें आंसर आ गया बी और ई। इसको भी देख लेना ध्यान से। अब आपको एक पेडिग्री दी हुई है और इस पेडिग्री के अंदर कुछ आपको टर्म दे रखी, देखो आप देखो, जैसे आपसे पूछा है ये गिवन पेडिग्री है, आप इसमें प्रोबेबिलिटी बताओ फॉर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ऐसे चाइल्ड की बताओ इसमें डिजीज तो होनी नहीं चाहिए और वो कैसा होना चाहिए? कैरियर, मतलब नो डिजीज इन बीइंग कैरियर, ऐसी आपसे पॉसिबिलिटी पूछी है। अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा कह रहा है वो कैरियर की डेफिनेशन दे दी है इसने, और F3 जनरेशन में आपको ये बात बतानी है। आप मेरे बताओ इसमें आपको इसने साइन भी लगा रखे हैं। सबसे पहली बात तो इसने बीमारी को क्लियर नहीं किया, अभी आपको बीमारी निकालनी पड़ेगी। पर एक बात ध्यान रखना, इसमें एक हिंट दे रखी है उसने, ये डॉट लगा रखा है, इसको लिख रखा है यहाँ कैरियर फीमेल, और ध्यान रखना ये वाला डॉट जो है ये कौन सी कैरियर फीमेल के लिए होता है? एक्स लिंक्ड। इससे ये पता चलता है हमको कि बीमारी कौन सी है, ये एक्स लिंक्ड कैरियर है। ऑटोजोमल कैरियर के लिए साइन कुछ ऐसा यूज करता है, ये ऐसा साइन यूज करता, और आप इसको सॉल्व करोगे तो निकल ही आएगी एक्स लिंक्ड कैरियर। तो एक्स लिंक्ड कैरियर बीमारी है, पता चल गया हमको। तो एक्स लिंक्ड कैरियर बीमारी है तो ये एक्स अफेक्टेड और वाई, और ये एक्स अफेक्टेड और एक्स, तो ये इनके जीनोटाइप आ गए इन दोनों के, हमको औरों का निकालने की जरूरत नहीं है, इसने F3 में पूछा है। तो आप बताओ जब आप एक्स अफेक्टेड, जैसे मैं इसको बीमारी को एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी मान लेता हूँ, उसमें कैरियर बनेगा, डोमिनेंट में तो कैरियर का कोई सीन ही नहीं है, तो हम इसको कलर ब्लाइंडनेस मान लेते हैं ये लोग। तो आप बताओ इन दोनों का आप क्रॉस कराओगे तो इसका क्रॉस इन दोनों के साथ कराओ, क्या बनेगा? एक्स सी वाई, इन दोनों का क्रॉस इसका इन दोनों के साथ करा दो, एक्स सी
और एक्स वाई, ये 4 बच्चे होंगे, 2 लड़के 2 लड़कियां दिखा रखी है, हमने भी वही बना दिए। इसके बेसिस पे आपसे पूछा है कि इनमें से आप वो ढूंढो जिसमें डिजीज भी नहीं है और वो कैरियर है। आप बताओ ये डिजीज्ड है, ये हमारे काम का नहीं है। ये डिजीज्ड है, ये हमारे काम का नहीं है। ये कैरियर है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल भी नहीं पूछा उसने, उसका कैरियर होना चाहिए। तो 4 में से बताओ ऐसे कितने हैं जो डिजीज भी नहीं है और कैरियर भी है। तो ये रहा, डिजीज भी नहीं है कैरियर भी नहीं है, मतलब डिजीज भी नहीं है और कैरियर भी है। तो बताओ इसमें 4 में से कितने, 1/4। तो हमको ये वाला पूछा हुआ है कि ऐसे कितने हैं, तो ऐसे हैं 1/4, 25%। इसका आंसर भी क्या जाएगा 1/4। तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा रखा था, इसे पता चल गया। इसको ध्यान रखना, ऐसा जो सिंगल डॉट अंदर आ रहा है तो ये एक्स लिंक्ड कैरियर हो जाता है। इसको आप और सॉल्व कर लेना, देख लेना ढंग से अपने हिसाब से। बाकी आंसर मैंने आपको समझा ही दिया है कि इसमें आपसे पूछा क्या था, ऐसा बताओ जो कैरियर है और कैरियर होने के बाद डिजीज में नहीं होनी चाहिए। देखो कैरियर है डिजीज नहीं हो, एक ही है बस, मेल तो कैरियर होता ही नहीं है इसमें कभी। तो ये क्वेश्चन था। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को मैंने पहले ही बताया था कि इसमें एक करेक्टर के लिए एक जीन या मल्टीपल जीन, तो मल्टीपल जीन मिलके एक ही करेक्टर को कंट्रोल करते हैं और उसका पैटर्न पूछा हुआ है। तो इसका पैटर्न कैसा बताओ, क्या इसका पैटर्न एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है? तो ध्यान रखना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जैसे रेशियो क्वालिटेटिव के आते थे वैसे नहीं आते। क्वालिटेटिव में आप देखो, एक तो होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव तो जैसे आप पढ़ रहे थे ना, तब से पढ़ रहे थे। क्वालिटेटिव में क्या होता है, 2 ही आपको जीनोटाइप मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। इसमें क्या होता था, ये दोनों का फिनोटाइप एक ही आएगा टॉल और इसका आएगा ड्वार्फ। तो इसमें 2 ही कॉम्बिनेशन आपके पास, या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। पर अगर ये फिनोटाइपिक मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती तो उसमें एक से ज़्यादा जीन पार्टिसिपेट करते और वहाँ एडिटिव इफेक्ट लगता है, जुड़ती है चीज़ें। तो आप बताओ वहाँ ये ज़्यादा टॉल होता, जैसे इसकी हाइट मान लो 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी थोड़ी सी कम होती, इसकी 15 सेंटीमीटर होती मान लो, और इसकी 10 होती, ऐसा होता वहाँ। तो वहाँ एडिटिव इफेक्ट आता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं आ रहा है। यहाँ क्या, या तो टॉल ही होगा या ड्वार्फ ही होगा। तो बताओ मेंडेलियन होता था तो ये कैसा होता, क्वालिटेटिव, लेकिन ये तो क्वांटिटेटिव है। तो क्या ये मेंडल जैसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करता है? नहीं करेगा। क्या ये मेंडेलियन, तो वही मेंडेलियन को, ये भी मेंडेलियन को फॉलो कर रहा है, ये भी मेंडेलियन को फॉलो कर रहा है। तो क्या इसमें ये वाला और मेंडेलियन पैटर्न है? अलग ही है, अलग ही, नॉन मेंडेलियन। जैसे आपने ग्राफ पढ़े हों और उनमें रेशियो पढ़े हों, तो यहाँ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी रेशियो का या किसी भी करेक्टर का, और यहाँ कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे यहाँ तो या तो 20 या 10, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें कैसा होगा 20, 15, 10 कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें कंटिन्यूस नहीं है, या तो बिल्कुल ड्वार्फ है या बिल्कुल टॉल है। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है, लेकिन इस वाले में इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट वाला जो है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस नहीं है, वो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि एक जीन है आर एंड वाई, ये दोनों फॉलो कर रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, और अगर आपने आर आर वाई प्रोड्यूस राउंड येलो सीड, ठीक बात है, ये प्रोड्यूस करा रिंकल और ग्रीन सीड, ठीक बात है, व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो F2? आप बताओ, पहले उसने लिख दिया राउंड और येलो, ये लिख दिया आर आर वाई वाई, इसका क्रॉस करवा दिया उसने आर आर स्मॉल वाई से, और आपसे F2 का पूछा था, पहले F1 बना दो, ये बन गया F1। F1 की सेल्फिंग कराओगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, 9331। तो ये तो सीधा सा सवाल था, जिसमें कुछ था ही नहीं। आगे आपने पूछा है ट्विंस आर बॉर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट टू डोर। ये मैंने आपको रिप्रोडक्शन में भी सॉल्व करवाया है कि एक ट्विंस पैदा हुए हैं, उसमें एक लड़का और एक लड़की है। तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक बॉय है और एक गर्ल है तो 2 अलग अलग सेक्स एक साथ पैदा हो रहे हैं, एंड मेल फीमेल दोनों ट्विंस एक साथ पैदा हो रहे हैं। अगर ये मोनोजाइगोटिक होते, आइडेंटिकल होते, अगर ये आइडेंटिकल होते या मोनोजाइगोटिक होते, तो उसमें मैंने आपको रिप्रोडक्शन में समझाया हुआ है कि उसमें एक ही जाइगोट बनता है और पहले डिसाइड हो जाए मेल फीमेल, तो उसमें दोनों अलग अलग बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर 2 अलग अलग बने हैं तो डेफिनेटली कितने जाइगोट पहले ही बने हैं, 2। कितने स्पर्म और ओवम काम आए हैं, 2। 2 स्पर्म 2 ओवम अलग अलग, ऐसे में पॉसिबल है, और इसको बोलते हैं हम डाइजाइगोटिक, या इसको ही बोल सकते हो आप फ्रैटर्नल। तो डाइजाइगोटिक या फ्रैटर्नल ट्विंस ये वाले हैं। ये मैंने आपको रिप्रोडक्शन में और ढंग से समझा रखा है।
अगला आपके जेनेटिक्स वाला हो गया खत्म। तो इसके जैसे मैंने आपको 22 के आसपास से और 25 तक तो समझा दिए सारे पैटर्न जो भी आ रहे थे। इससे पहले वाले और एक वीडियो अपन ले लेंगे। तो जेनेटिक्स से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं नीट में। नीट में आप देखो कुछ हाइलाइटिंग टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको तो आप जरूर प्रायोरिटी पे लेके करके जाओ अच्छे से। क्योंकि अब मान लो ये पूरा ही चैप्टर आपको नहीं आ रहा तो 8 सवाल 9 सवाल गए। तो ऐसे इसमें तो जितने टाइप के जितने पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने समझाने की ट्राई की है। और भी कोई पैटर्न है कोई तरीका है तो अपन और जो पुराने साल में आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी बेसिस पे देख लेंगे। बाकी आप पढ़ो अच्छे से, थोड़े दिन एग्जाम के बच्चे हैं, अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू।